एक कंपनी जो 77 इयर्स पहले स्टैब्लिश हुई थी, आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है 3 व्हीलर्स की एंड 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोटरसाइकिल्स की ग्लोबली। 79 कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, हेडक्वार्टर्ड है पुणे इंडिया में। और इस कंपनी को गैस करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं और वो है ये। एंड आई होप आप में से ज्यादातर लोगों ने गैस कर लिया होगा, हम बात कर रहे हैं बजाज ऑटो की। एंड ये है उनका मॉडल बजाज चेतक, जो कि 1970s में लॉन्च हुआ था एंड उस टाइम का एक मेजर हिट रहा था। सो आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के फंडामेंटल्स के बारे में। बात करेंगे क्या करती है कंपनी, कौन से सेगमेंट्स में डील करती है, कहां से कंपनी का रेवेन्यू आता है, पिछले कुछ ईयर्स के फाइनेंशियल्स देखेंगे और भी कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है इस वीडियो से। सो लास्ट तक आप जरूर से देखेगा। सो बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट्स की कि किस किस सेगमेंट में कंपनी डील करती है। सो जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है मोटरसाइकिल्स का एंड यहां पे हम देख रहे हैं डोमेस्टिक सेल्स। अब पहले हम बात करेंगे कि कंपनी का क्या कहना है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में एंड देन हम देखेंगे कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। बिकॉज ये सारा डाटा जो वो एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है, तो वहां पे दोनों चीजें होती हैं। वहां पे कंपनी ने नंबर्स भी शो किए होते हैं एंड उनका क्या विचार है इस चीज पे उन्होंने वो भी बताया होता है। सो अकॉर्डिंग टू कंपनी 2018-19 में काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही थी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, बट देन आ गया 2020 जिसमें सारी मार्केट क्रैश हुई एंड सेल्स काफी ड्रामेटिकली डाउन आई। एंड उसके बाद 2021 एंड 22 में भी इसका इफेक्ट देखा गया है एंड ओवरऑल इस सेगमेंट में ही, पूरी मार्केट में ही सेल्स वॉल्यूम है वो 34% तक डाउन है। बट कंपनी का कहना है कि इस टफ टाइम में भी पिछले एक साल में जो हमारा मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो हमने गेन करा है। दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 में मोटरसाइकिल्स वाले सेगमेंट में बजाज ऑटो का शेयर था 18% एंड अभी करंटली 18.2% है। अभी हम एक बार डाटा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है डोमेस्टिक सेल ऑफ मोटरसाइकिल्स। अब यहाँ पे 2018 का अगर हम देखें तो टोटल इंडस्ट्री की जो सेल थी वो थी 1,26,13,000 के राउंड और इसमें जो ग्रोथ थी, दैट इज पूरी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो 13.7% की थी। बट इसमें जो बजाज ऑटो का शेयर था वो था 19,74,000 के पास और इसकी जो ग्रोथ थी, दैट इज बजाज ऑटो की जो ग्रोथ थी वो थी -1.3%। मतलब ग्रोथ नहीं थी, एक्चुअली डीग्रो हो रहा था। ठीक है, जो इंडस्ट्री थी वो 13.7% की ग्रोथ दिखा रही थी बट बजाज ऑटो डीग्रो हो रहा था और मार्केट शेयर था इनका 2018 में 15.7%। 19 में अगर हम देखेंगे तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ थी वो 7.8% थी बट यहाँ पे बजाज ऑटो की जो ग्रोथ थी वो 28.7% थी। तो दैट मींस 2019 में बजाज ऑटो ने काफी आउट परफॉर्म करा है इंडस्ट्री को। देन आता है 2020 में जो डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ थी वो एक्चुअली नेगेटिव हो गई बिकॉज ऑब्वियसली कोविड में सेक्टर्स ग्रो नहीं हो रहे थे, डीग्रो हो रहे थे। तो यहाँ पे हमें डीग्रो देखने को मिला था, वो 17.5% का मिला था एंड बजाज ऑटो का जो डोमेस्टिक ग्रोथ थी वो थी -18.2% और इस वक्त इनका मार्केट शेयर था 18.5%। एंड अगर हम करंटली लास्ट ईयर की देखें, दैट इज 2022 का देखें, तो डोमेस्टिक जो सेल्स ग्रोथ है, दैट इज इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो है -10.3% और बजाज ऑटो की जो ग्रोथ है वो -9.7% और करंटली इनका मार्केट शेयर है 18.2% पे। अब इनका ये कहना था कि हमने पिछले एक साल में 18% से 18.2% किया है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 2018 में 15.7% था एंड करंटली 18.2% है। अब बीच में 2019 में 18.7 भी गया था बट अभी भी 18.2 के आसपास है। तो दैट मींस कंपनी बहुत तेजी से भी ग्रो नहीं हो रही है बट स्टिल इन्होंने अपना एक मार्केट में शेयर जो है वो बचाकर रखा हुआ है एंड होल्ड करके रखा हुआ है। अब इस मोटरसाइकिल्स के अंदर सेगमेंट्स हैं जिसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट सेगमेंट है वो है माइलेज सेगमेंट। इसमें वो मोटरसाइकिल्स आते हैं जो कि 100 सीसी से लेकर 125 सीसी तक हैं एंड ये जो रेंज है ये एक्चुअली सबसे ज्यादा बिकती है हमारे इंडिया में। जैसे आप देखोगे द माइलेज और एम सेगमेंट अकाउंट्स फॉर बाय फार द हाईएस्ट यूनिट वाइज सेल ऑफ मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। तो दैट मींस ये सेगमेंट वाले जो मोटरसाइकिल्स हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं इंडिया में। अगर किसी कंपनी का इस सेगमेंट में होल्ड है तो दैट मींस कि उसको पिछाड़ पाना काफी मुश्किल हो सकता है। अब इस सेगमेंट में बजाज ऑटो क्या ऑफर करता है, तो इसमें इनके मोटरसाइकिल आ जाते हैं जैसे बजाज सिटी, बजाज प्लैटिना, बजाज पल्सर 125। ठीक है, तो ये कुछ मोटरसाइकिल्स हैं। अब इस सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म करा है तो एक बार वो देख लेते हैं। सो 2022 में ये सेगमेंट डीग्रो हुआ है बाय 8%। अब जब भी देखो आप ऑटो कंपनीज का देखोगे पिछले 2-3 साल का डाटा तो आपको थोड़ा सा खराब मिलेगा बिकॉज ये ऐसी चीजें थी जो कि लोग लॉकडाउन में बाय नहीं कर रहे थे ज्यादा। तो इनकी जो ग्रोथ है वो आपको आने वाले 1 से 2 साल में दिखेगी। हालांकि नंबर्स में आपको अभी दिखनी शुरू हो जाएगी या जब आप आसपास देखोगे तो शुरू हो जाएगी बट फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होते होते वो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये कंपनीज काफी बुरा टाइम देख कर आ रही हैं। चाहे हम पहले बात करें ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन, उसके बाद कोविड आ गया, तो अभी वो सारी चीजें ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये नंबर्स आपको थोड़ा सा गलत पिक्चर भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बजाज ऑटो की जो सेल्स है वो इस सेगमेंट में इंक्रीज हुई है। ये जो सेक्टर है पूरा वो डीग्रो हुआ है बट बजाज ऑटो की जो सेल्स है वो 2.8% से इंक्रीज हुई है और अभी जो है अराउंड 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं 2022
2022 में हर मंथ। एंड इस सेगमेंट में इनके मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 15.2% था एंड अभी इंक्रीज होकर ये हो गया 17%। सो इसमें काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है इनके मार्केट शेयर में भी। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट सेगमेंट है वो है स्पोर्ट्स सेगमेंट। तो इसमें बाइक्स आ जाती हैं जो कि 150 सीसी से लेकर 220 सीसी तक है। अब इसमें बजाज ऑटो क्या क्या ऑफर करता है, इसमें इनके पास प्रोडक्ट्स है लाइक पल्सर है, अवेंजर है, डोमिनर है। सो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स सेगमेंट में आते हैं। अब ये जो इंडस्ट्री है इसने भी एक काफी शार्प फॉल देखा है सेल्स में एंड जो टोटल सेल्स है वो 19% तक गिरी है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बजाज ऑटो को भी हिट आया है। हमने माइलेज वाले सेगमेंट में देखा है कि इंडस्ट्री तो डिग्री हुई है बट बजाज ऑटो ने इसमें काफी आउट परफॉर्म करा है। बट इस सेगमेंट में बजाज ऑटो ने काफी अंडर परफॉर्म करा है, जबकि लाइक इंडस्ट्री की जो सेल्स है वो 19% तक गिरी है बट इनकी जो सेल है वो 33% तक गिरी है। जहां पे ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में 52,000 यूनिट्स के अराउंड सेल कर रहे थे, अभी ये यूनिट्स जो वो 34,400 के आसपास आ गए हैं पर मंथ। एंड इसमें जो इनका मार्केट शेयर है वो भी 28% से 23% आ गया। दैट मींस 5% का मार्केट शेयर इन्होंने लूज करा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। बट अगेन जैसा हमने बात करी है कि नंबर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हमेशा हो सकते हैं। सो लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखी है कि ये सब कुछ होने के बाद भी हम इस सेगमेंट में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर आते हैं। दैट इज सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर हमारा है। सो नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है प्रो बाइकिंग का। अब इसमें इनके पास दो ब्रांड्स हैं, एक है केटीएम एंड सेकंड है हस्कवर्ना। अब इसमें केटीएम के इनके 9 मॉडल्स हैं एंड जो हस्कवर्ना है उसके 2 मॉडल्स हैं। सो इस सेगमेंट के बारे में कंपनी का कहना है कि हमने पिछले कुछ ईयर्स में इस सेगमेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है बट कोविड में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है एंड इसके 2 कारण इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला तो है कि जो कोविड के कारण डिमांड की अनसर्टेनिटी थी तो उस वजह से हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। बट जो मेजर फॉल इन्होंने बताया है कि इसमें क्यों कमी आई है सेल्स में वो है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज। और अगर वो लाइक चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं तो इसकी डिमांड भी वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे को एक चार्ट मिला है जिसमें आप देख सकते हो 2013 से हमें सेल्स बताई गई है केटीएम की एंड आप देखोगे 2013 में जो थी वो अराउंड 7,400 यूनिट्स थी और ये है एनुअल वॉल्यूम। और 2020 में आते आते ये 64,000 के आसपास हो गई थी। दैट इज 7 इयर्स में अराउंड 9 टाइम्स की जो ग्रोथ देखी गई थी एंड पिछले 2 साल में ये थोड़ी सी गिरी है। सो इसका इन्होंने 2 मेजर कारण बताए हैं। सबसे पहला तो कोविड रिलेटेड है और सेकंड इन्होंने बताया है सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज। एंड सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज जब इन्होंने कहा है तो इनका मेरे हिसाब से कहने का ये मतलब है कि इनके पास डिमांड है, दैट इज ऑर्डर्स हैं बट ये उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि डिमांड साइड से कोई शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई साइड से शॉर्टेज हो सकती है कि इनके पास उतने प्रोडक्ट्स ही नहीं है। अब मोटरसाइकिल्स में जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज अर्बनाइट और इसमें आता है हमारा चेतक इलेक्ट्रॉनिक वाला जो कि इन्होंने 2021 में लॉन्च करा था एंड इसके बारे में कंपनी बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताती है, बात करते हैं। सो कंपनी का कहना है कि 2021 के शुरू में हमने बुकिंग्स शुरू करी थी बट देन आ गया कोविड, सो हमें उसके कारण बुकिंग रोकनी पड़ी थी। उसके बाद हमने फिर से 2021 अप्रैल में बुकिंग्स शुरू करी थी एंड वो बुकिंग्स भी हमें स्टॉप करनी पड़ी विद इन 2 डेज बिकॉज बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, बहुत ज्यादा डिमांड थी एंड उस वजह से हमें बुकिंग्स रोकनी पड़ी। एंड 2022 में इन्होंने 8,187 यूनिट्स सेल करे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक के। एंड अभी लास्ट लाइन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ 2 जगह पे ये सेल करने शुरू करे थे, दैट इज पुणे एंड बेंगलुरु, बट बहुत ही ज्यादा अच्छी डिमांड को देखते हुए इन लोकेशंस को इंक्रीज करके कर दिया गया था 20 इन 2022, दैट इज ये 20 हो गई थी, 20 जगह हो गई थी। एंड कंपनी का कहना है कि ये 75 हो जाएंगी बाय 2023। सो दैट मींस इसमें भी कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो इन्होंने फिर से रीलॉन्च करा है ये भी एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इनको दिखा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोटरसाइकिल सेगमेंट। अब हम बात करने वाले हैं 3 व्हीलर सेगमेंट के बारे में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिए बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक पूरी वीडियो को बनाने के लिए एंड बहुत ज्यादा रिसर्च भी लगती है। आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करेगा एंड अगर आप इस वीडियो को आगे जाकर शेयर जरूर से करोगे तो और भी लोग इसके बारे में सीख पाएंगे। अब बात करते हैं 3 व्हीलर सेगमेंट के बारे में। सो एज वी डिस्कस्ड बजाज ऑटो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है 3 व्हीलर्स का। तो डेफिनेटली जब भी कोई इतना बड़ा मार्केट शेयर होता है किसी का तो वो ऐसे टफ टाइम्स का कंपनी बेनिफिट जरूर से उठाती है एंड इसीलिए जो 2022 था वो बजाज ऑटो के लिए काफी अच्छा साल था इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है जो है सेल ऑफ 3 व्हीलर्स। अब ये जो सभी टेबल्स है ना, ये पूरा जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। ये मैंने एक्चुअल में अपने लिए बनाई है, अपनी इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम बनाई है, बट आप इसको जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो इन सब चीजों को एंड आप डिटेल में समझ सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल 3 व्हीलर्स की जो सेल है यहाँ पे मैं 3 साल की दी हुई है, तो 2020 में जो टोटल 3 व्हीलर्स की सेल थी वो थी 6,36,000, ठीक है, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। और 2021 में ये थी 2,16,000 एज वी डिस्कस्ड की डिग्री हुआ था और 2022 में ये जो सेल थी वो थी 2,60,000। अब इसमें जो बजाज ऑटो की सेल्स है वो 2020 में थी 3,64,000 विच इज अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 57% और 2021 में ये थी 1,09,000 विच इज अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड
16.6%। बट इंटरेस्टिंग है डाटा सबसे 2022 का, जहां पे इनकी जो सेल है वो है 1,60,000, जो कि मार्केट शेयर आता है 61.5% का। सो दैट मींस कंपनी ने अराउंड 10% के आसपास का मार्केट शेयर गेन करा है पिछले एक साल में 3 व्हीलर सेगमेंट में। नीचे अगर हम चलेंगे तो आप देख सकते हो टोटल जो शेयर है दैट इज 100% का, उसमें से 61% का शेयर है पैसेंजर 3 व्हीकल्स में, और बाकी 10% जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो दैट मींस टोटल 71% हो गया। उसके बाद जो है टोटल 3 व्हीलर्स में अगर हम देखें तो 51% था 2021 में एंड 10% इंक्रीज हुआ है, तो दैट मींस 61% ये हो गया टोटल 3 व्हीलर्स में। पैसेंजर 3 व्हीकल्स में 71% का है, और टोटल में अगर हम बात करें तो 61% का है, और सेल्स की अगर हम बात करें तो 47% की ग्रोथ देखी गई है। सो ये काफी अमेजिंग नंबर्स हैं पिछले एक साल में। तो इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एरिया से बिजनेस आता है, कितने परसेंट बिजनेस आता है एंड कितने परसेंट की ग्रोथ है। इंटरनेशनल बिजनेस में जैसे हमने बात करी थी कि 79 कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो इन्होंने इस ईयर में 2.5 मिलियन व्हीकल्स एक्सपोर्ट करे हैं, दैट इज अराउंड 25 लाख व्हीकल, और ये हाईएस्ट एवर नंबर है बजाज ऑटो की हिस्ट्री में। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और मोटरसाइकिल का इसमें से जो एक्सपोर्ट है वो 2.2 मिलियन यूनिट्स का है, दैट मींस 25 लाख में से 22 लाख जो है वो मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट हुए हैं। एंड 2021 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये अराउंड 22% की ग्रोथ है। और लास्ट 10 मंथ्स में, दैट इज आउट ऑफ द 12 मंथ्स, बजाज ऑटो ने हर मंथ 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स को एक्सपोर्ट करा है। सो ये सारी नंबर वाली बातें हैं, बट यस अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ भाई तूने बजाज ऑटो में इन्वेस्ट करा है तो वो क्या करती है, तो आपके पास थोड़ा डाटा होना चाहिए बताने के लिए कि हाँ भाई वो कंपनी ये करती है, इस जगह में उसके एक्सपोर्ट्स हैं, इतनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, इतने यूनिट्स एक्सपोर्ट करती है। बिकॉज आफ्टर ऑल आप एक इन्वेस्टर हो तो ये चीजें आपको पता होंगी, तो दैट मींस आप कंपनी के बारे में जानते हो ज्यादा, अदरवाइज तो फिर आप सिर्फ तुक्का ही लगा रहे हो। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट का जो डाटा है वो किस तरीके से है। सो जो टोटल नंबर्स दैट इज 2021 एंड 2022 के हैं हमारे पास, इसमें जो टोटल यूनिट्स सेल हुए हैं वो 2021 में थे अराउंड 20,54,000 और 2022 में है 25 लाख, जो कि अराउंड 22% की ग्रोथ है। अब अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके देखें तो 2021 में इन्होंने जो टोटल एक्सपोर्ट करा था उसकी वैल्यू थी 12,687 करोड़, बट जो 2022 में इन्होंने एक्सपोर्ट करा है उसकी टोटल वैल्यू है 16,934 करोड़, जो की ग्रोथ है 33.5% की। और इसको अगर आप यूएसडी में देखोगे तो वो 31.6% की ग्रोथ है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसी कंट्रीज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे इनको ज्यादा सेल्स मिली है। तो इनका कहना है कि हमने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स रिकॉर्ड करी हैं कुछ इंपॉर्टेंट की मार्केट्स में, जो कि है मैक्सिको, उसके अलावा ये काफी मुश्किल सा नाम है, यहाँ पे आ जाएगा, मेरे को पता नहीं क्या है, बांग्लादेश, नेपाल एंड इराक। तो ये कुछ कंट्रीज हैं कुछ जहां पे इन्होंने काफी अच्छी खासी सेल्स जो है वो रिकॉर्ड करी है। उसके अलावा इनकी अफ्रीका में काफी ज्यादा डोमिनेंस है, जहां पे इन्होंने 1.2 मिलियन मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट करे हैं। हमने टोटल बात करी थी 2.2 मिलियन मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट हुए हैं, उसमें से 1.2 मिलियन मोटरसाइकिल जो है वो सिर्फ के सिर्फ अफ्रीका में ही एक्सपोर्ट हुए हैं। और ये जो वो 1 मिलियन का जो मार्क है इन्होंने थर्ड ईयर कंटिन्यूअसली जो वो एक्सीड करा है, दैट इज 3 साल इनको लगातार हो गए हैं 1 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हुए अफ्रीका में। अब बेसिकली देखो ये डाटा बताने का आपको रीजन क्या है, आपको सिर्फ इतना रखना है याद कि कौन सी कंपनी किस कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, कौन सी कंपनी का किस कंट्री से ज्यादा बिजनेस है। अब समझ लीजिए आने वाले टाइम में कोई अफ्रीका में ऐसी चीज हो जाती है जो कि कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, या कोई पॉलिटिकल टेंशन हो जाती है, कुछ ऐसा अनसीन लाइक समझ लीजिए वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, ड्रोट जैसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उससे इफेक्ट किसको होगा, उससे इफेक्ट बजाज ऑटो को होगा, बिकॉज वो वहां पे 10 लाख यूनिट्स जो है वो सेल कर रहे हैं हर साल। अब 10 लाख अगर यूनिट्स वो सेल कर रहे हैं और वहां पे लाइक फ्लड्स आ गए या कुछ ऐसा हो गया जिससे कि वहां की इकोनॉमी ही बैठ गई, तो डेफिनेटली उस पे फर्क पड़ेगा, उसके एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे, तो उससे कंपनी को फर्क पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, और वो आगे जाकर शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फिगर है जहां पे हमें दिखाया जा रहा है कि टोटल जो नेट सेल्स हैं उसमें से कितने परसेंट एक्सपोर्ट्स हैं, कितने परसेंट डोमेस्टिक सेल्स हैं। तो आप देखोगे 53% जो सेल्स हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं एंड 47% डोमेस्टिक है। तो यहां से हमें एक चीज पता लग रही है कि कंपनी इक्वली डिपेंडेंट है, डोमेस्टिक सेल्स पे भी डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट्स पे भी डिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर हमारी कंट्री अच्छी चलती रहती है तो कंपनी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगी, और अगर कोई बाहर से ग्लोबल टेंशन नहीं आती है तो कंपनी को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा एंड कंपनी अपना अच्छा ट्रैक पे चलती रहेगी। बट यस जिस कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस है उन कंट्रीज के थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज, कुछ जियोपॉलिटिकल्स आपको देखते रहना चाहिए और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चार्ट है जहां पे ये दिखाया जा रहा है कि टोटल जो नेट सेल्स हैं उसमें से कितने परसेंट कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे हमने बात करी करंटली ये 53% है, बट अगर हम पिछले कुछ ईयर्स का डाटा देखें तो 2017 में ये 36.9% था, 18 में हुआ 39.3%, 19 में 40.1%, उसके बाद 20 में 42%, देन 21 में 46.8% एंड करंटली ये 53% पे है। तो यहाँ से एक चीज पता लग रही है कि पिछले 5 से 6 साल में कंपनी ने एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे से बढ़ाए हैं, जो कि 37% से 53% तक चले गए हैं। सो जैसा हमने बात करी कि ये कंपनी के लिए अच्छा भी है, बिकॉज देखो जितना ज्यादा कंपनी एक्सपोर्ट करेगी उतना ज्यादा उसको एक्सपोजर मिलेगा। बिकॉज अब अगर कंपनी सिर्फ अपना डोमेस्टिक बिजनेस ही करती रहती है, एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देती, तो वो फिर कंपनी सिर्फ लाइक एक लिमिट तक रह जाएगी। इसलिए
इसलिए एक्सपोर्ट्स अच्छे भी हैं, बट फिर जब कुछ लाइक ग्लोबल टेंशंस आती हैं तो वो कंपनी को बैकफायर भी करता है। तो ये हमने सारी बात कर ली है सेगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी मोटरसाइकिल्स के सेगमेंट के बारे में, जहां पे हमने डोमेस्टिक बात करी, जिसमें हमने बात करी माइलेज सेगमेंट, स्पोर्ट्स सेगमेंट, उसके बाद प्रो बाइकिंग, अर्बनाइट के बारे में। देन उसके बाद हमने बात करी इनके 3 व्हीलर सेगमेंट के बारे में। देन हमने बात करी इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अभी लास्ट में हम कुछ इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि बात कर लेते हैं, लाइक कहां पे इनके प्लांट्स हैं, तो क्या इनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, कहां पे कंपनी काम कर रही है। सो बेसिकली टोटल जो इनकी है 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया में, एक है वलूज में, एक है चकान में और एक है पंतनगर में। और टोटल जो इसकी कैपेसिटी हुआ 6.6 मिलियन व्हीकल्स पर एनम, दैट इज हो गया अराउंड 66 लाख व्हीकल्स पर एनम, जो कि 2015 में 6.06 मिलियन व्हीकल थी, दैट इज 60,60,000, जो कि करंटली 66 लाख तक आ चुकी है। दैट मींस 10% के आसपास का जो है जंप देखा गया है इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। उसके अलावा इनकी एक सब्सिडरी है बजाज ऑटो थाईलैंड, जो कि अपनी एक फैसिलिटी जो है सेटअप कर रही है बैंकॉक में, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली 2023 तक अपने ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देगी। एंड एट लास्ट अगर हम बात करें तो 2022 में कंपनी ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे टोटल 1.5% अपने रेवेन्यू का स्पेंड करा है। दैट मींस कंपनी नई रिसर्च, नई डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रही है। सो बेसिकली कंपनी का ये कहना है कि कोविड-19 की वजह से 2021 में या ये ईयर में जो भी हमें चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं, अकॉर्डिंग टू देम कंपनी ने काफी अच्छे से परफॉर्म करा है एंड उन चैलेंजेस को ओवरकम करा है। एंड उनके जो 2022 के फाइनेंशियल 2022 के रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं डिस्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम। और उनका ये कहना है कि ये रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे अगर हमें सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ना आई होती। एंड उनका ये मानना भी है कि इस ईयर में ये जो शॉर्टेज है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। एंड जो उनके लाइक स्पोर्ट्स बाइकिंग वाले सेगमेंट पे इफेक्ट आया है इसका, उनसे प्रोडक्शन नहीं हो पाई उतने अच्छे से, वो भी आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगी जैसे ये सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज सही होती है। उसके अलावा कंपनी का कहना है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं एंड हमें ये बिलीव है कि आने वाले टाइम में भी ये इसी तरीके से ग्रो होते रहेंगे। बात करिए जब कंपनी ने 3 व्हीलर सेगमेंट की, उसमें इनका ये कहना है कि इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है एंड ये इस पर्टिकुलर स्पेस में एक एक्टिव प्लेयर रहना चाहते हैं। सो ये कमेंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मैनेजमेंट क्या कह रही है। ईवी अगर फ्यूचर है तो क्या मैनेजमेंट ये चाह रही है कि हम उसमें रहें या ना रहें, तो ये ज्यादा जरूरी होता है जानना रेदर देन द नंबर्स। तो कंपनी का इंटेंट ये है कि हम ईवी में रहना चाहते हैं एंड आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल कंपनी का व्यू है कि जो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है वो आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू देम 2023 का जो ईयर है वो 2022 से भी ज्यादा अच्छा होगा एंड कंपनी और ज्यादा डिलीवर करके देगी अपने शेयर होल्डर्स को। बट ये तो सारा हो गया कंपनी का। अभी हम चलते हैं फाइनेंशियल्स पे एंड देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स भी यही बोल रहे हैं या फिर कंपनी सिर्फ हवा में बातें कर रही है। तो चलिए चलते हैं। बट उससे पहले ये वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेशनल लग रही है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। बट अभी चलते हैं और देखते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आई एम नॉट अ फंडामेंटल पर्सन। मैंने ऑलरेडी बताया है कि मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस होते हैं ज्यादातर वो चार्ट्स के बेस पे रहते हैं। फंडामेंटल्स में बैक ऑफ द माइंड रखता हूं और वो सिर्फ उतना ही रखता हूं जितने हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं कि कंपनी कहां पे बिजनेस करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है कंपनी का, रेशियोज वगैरह, या ज्यादा डीप डाइव में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं करता हूं बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी वो चीजें ऑलरेडी प्राइस के अंदर फैक्टर्ड इन है। तो अगर आप अपना टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, ये चीज आपको जो वो वहां पे बेनिफिट जरूर करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे सेल्स हम देख लेते हैं। सो 2011 मार्च में जो सेल्स थी वो अराउंड 16,377 करोड़ थी एंड अभी करंटली मार्च 22 में ये जो सेल है वो 33,145 करोड़ है एंड हर ईयर ऑन ईयर इसमें काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। बट पिछले कुछ ईयर्स में अगर आप देखोगे तो 2019 में जितनी सेल थी दैट इज 30,300 करोड़, अभी उसके अराउंड ही घूम रही थी पिछले 1-2 साल में। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि मार्च 20 में और 21 में जो वो सेक्टर पूरा सेगमेंट जो है डीग्रो हुआ है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ही ली है। यहाँ पे बस सिर्फ हम नंबर्स देख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अराउंड 3200 करोड़ था 2011 में एंड करंटली 5268 करोड़ के आसपास चल रहा है। एंड पिछले कुछ ईयर से अगर आप देखो, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कशन करी, दैट इज 2018-2019 से ही ये सेगमेंट में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसलिए आप प्रॉफिट देखोगे उसी के आसपास घूम रहा है। 2019 में भी 5200 करोड़ था एंड करंटली भी 5268 करोड़ के आसपास ही है। सो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कशन करी है। मार्जिन अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तो वो अच्छे खासे मेंटेन है 17%, 18%, 16% के आसपास, सो विच इज अ गुड थिंग। बट यस, इसको आप पीयर्स के साथ कंपेयर जब करोगे तो आपको आइडिया क्लियर मिलेगा बिकॉज कुछ इंडस्ट्रीज में 5-10% का मार्जिन भी अच्छा होता है और कुछ इंडस्ट्रीज में 25-30% का मार्जिन भी कम होता है। तो इसलिए वो चीज आपको जरूर देखनी पड़ेगी। उसके अलावा इंटरेस्ट काफी कम है बिकॉज हम जब आगे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कंपनी पे जो डेट है वो काफी कम है, तो इसलिए यहाँ पे इनका कोई इतना खर्चा नहीं हो रहा है। उसके बाद मेन जो चीज देखने वाली है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो वो आप देखोगे तो वो 4300 करोड़ से 6500 करोड़ के आसपास हो चुका है एंड लास्ट कुछ ईयर से ये भी स्टेबल ही है। बट मेन चीज यहाँ से हमें देखने वाली क्या है कि यस, कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, अच्छा खासा ग्रो कर रही है, बट पिछले कुछ ईयर्स में एक जो ग्रोथ है उस पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। बट यस, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है बिकॉज डेफिनेटली कंपनी लार्ज कैप है, बड़ी कंपनी है, इनको अपना प्रॉफिट
प्रॉफिट डबल करने में, अपनी सेल्स डबल करने में टाइम लगता है। कोई छोटी कंपनी हो जिसका प्रॉफिट 100, 200, 300 करोड़ हो, वो एक साल में भी अपने प्रॉफिट को डबल कर सकती है, बट इनके लिए ये 6000 करोड़ के प्रॉफिट को 12000 करोड़ करने में टाइम लगेगा। सो इसलिए ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब हम बड़ी कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं। हम एक बार ये चीजें देख सकते हैं, दैट इज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो पिछले 10 साल की अगर आप देखोगे तो 5% है, 5 इयर्स की 9% है और 3 इयर्स की 3% है। सो खास बहुत अच्छे नंबर भी नहीं है, बट एस जब आप इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यस अच्छे नंबर है, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री ही थोड़ा सा इश्यूज फेस कर रही थी। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो 4% के आसपास है। सो ये चीज इंप्रूव हो सकती है डेफिनेटली। और स्टॉक प्राइस भी आप देखोगे तो कुछ बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया स्टॉक प्राइस ने, दैट इज पिछले 10 इयर्स में सिर्फ 8% का CAGR है, विच इज अ नॉट गुड थिंग। लाइक ना 8% का CAGR अगर आपको 10 साल में मिल रहा है तो फिर वही बात है कि आप 5%, 6% तो FD में भी कमा लेते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1-2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो हम देखेंगे कि रीजन क्या है, ठीक है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि ये पिछले 10 साल में इतना कम रिटर्न है, वो क्यों है, बिकॉज उससे पिछले 10 साल में काफी ज्यादा रिटर्न था। तो वो टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, दैट इज 25%, 21%, ठीक है। तो ये अच्छा है। उसके बाद बैलेंस शीट में हम आते हैं जब, तो बैलेंस शीट में हमें रिजर्व्स देखने होते हैं सबसे पहले। तो वहां पे मैं देखूं तो 4600 करोड़ के रिजर्व्स थे 2011 में, एंड करंटली ये रिजर्व जो है वो 22,000 करोड़ के भी ऊपर चल रहे हैं। सो ये एक अच्छी चीज है, कंपनी के पास रिजर्व्स हैं तो कंपनी लाइक अपने बोनसेस वगैरह इशू कर सकती है आने वाले टाइम में, एंड इस पैसे को काफी अच्छी जगह यूज कर सकती है, चाहे फिर वो बाद में ग्रोथ के लिए करना हो, कहीं चीज के लिए करना हो। तो ये एक अच्छी चीज है। उसके अलावा बोरिंग जैसे हमने बात करी वो काफी कम है, 2011 में 320-25 करोड़ थी, एंड करंटली ये 120 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और इसमें आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये जो है 123 करोड़ की, तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, 120-30 करोड़ की बोरिंग्स, हम इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है काफी अच्छा खासा, हमने ऑलरेडी डिस्कशन करी है। नेट कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो 2021 में जो था 228 करोड़ था, एंड 2022 में 59 करोड़ था। सो ये आप देखो, अब मैं ज्यादा इसके अंदर घुसता नहीं हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग प्राइस में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसलिए मैं इसको मोटा मोटी ऊपर से डेट वगैरह ही देखता हूँ। डेट है, सेल्स ग्रो हो रही है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, ये चीजें ही मैं देखता हूँ। उसके अलावा ये रेशियोज वाला कॉलम मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। बट यस, आप अगर स्टडी करना चाहते हो तो अपने बिहाफ पे जरूर से करिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप पढ़ोगे कंपनी के बारे में उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। बट मेन बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स का अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में 53.52% के आसपास ही स्टेबल रखा हुआ है, लास्ट में लाइक कुछ 0.2% इंक्रीज इन्होंने करा है। सो ये ठीक अच्छी चीज है। FIS की अगर हम बात करें तो 2019 सितंबर में 14.05% स्टेक था इनका, एंड करंटली 11.16% है। इन्होंने लाइक अराउंड 3% के आसपास का स्टेक कम करा है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो स्टॉक से निकल रहे हैं। और ये जो सारा स्टेक है, ये सारा का सारा स्टेक मेरे हिसाब से DIS ने बाय कर लिया। 9.79% से इनका स्टेक हो गया 12.40। तो ये थोड़ी सी रीशफलिंग हो रही है, FIS का स्टेक थोड़ा DIS के पास जा रहा है, और पब्लिक का स्टेक वहीं पे स्टेबल है, 22.64 था और अभी भी 22.68 है। और इसमें भी अगर हम एक चीज देखेंगे ना, ये टिकर टेप पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि इस पब्लिक के स्टेक में जो रिटेल का स्टेक है वो काफी कम है। रिटेल का स्टेक इसमें सिर्फ 6% है, बाकी अदर पार्टीज दैट इज जो थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो जाते हैं वो है 16.66% उनका है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ट्रस्ट्स हैं जिनके पास इसका स्टेक है, तो पब्लिक के पास काफी कम है शेयर, 5-6% का शेयर है कंपनी के पब्लिक के पास। तो ये सारी चीजें हो गई। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ठीक है, कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर हम बात करें बैलेंस शीट तो वो भी अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो वो भी अच्छा है। बट यहाँ पे बात आती है कि फिर कंपनी में बुराई है क्या कोई या नहीं है, तो वो हमें दिखेगी जब हम प्राइस पे चलेंगे, वहां पे हमें ज्यादा चीजें कंपेयर करने को मिलेंगी। अभी एक बार हम कर लेते हैं पेयर कंपैरिजन। अब यहाँ पे स्क्रीन में इन्होंने अच्छे से दे नहीं रखा है, स्टॉक सिर्फ अतुल ऑटो एंड स्कूटर्स इंडिया ही है, तो इसलिए हम चलते हैं टिकर टेप पे, एंड यहाँ से हम जो है इसकी एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर इनके पेयर्स हैं वो TVS मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प है, और थोड़ी जो छोटी कंपनी है उसमें महाराष्ट्र स्कूटर्स आ जाता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो देखो जो टॉप कंपनी है वो तो ये है, सेक्टर की हमने ऑलरेडी डिस्कशन करी है कि ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले सेगमेंट में टॉप कंपनी है। तो मार्केट कैप आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का है, और TVS मोटर का जो 54,000 का है, मतलब 54,000 करोड़ का, दैट मींस अराउंड हाफ के आसपास है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि यस, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक सेक्टर की टॉप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। बट यस, चीज उसी का ध्यान है कि ये कंपनीज धीरे धीरे ग्रो होंगी। ऐसा नहीं कि बजाज ऑटो आपको आने वाले 2 साल में यहाँ से 10 गुना हो जाएगा या 20 गुना हो जाएगा। बड़ी कंपनी है, ग्रो होने में इनको टाइम लगता है। सो यहाँ पे मार्केट कैप तो हम ज्यादा कंपेयर करेंगे नहीं, बट यस सबसे पहले हम डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। तो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इसी की है, बजाज ऑटो की 3.88 की डिविडेंड यील्ड है। दैट मींस कि अगर आप इसमें लाइक 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको एक साल में अराउंड 3800 रुपए के आसपास का डिविडेंड मिल जाएगा। सो अगर 3800 रुपए का आपको डिविडेंड मिल जाता है और साथ में आपका स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन भी लाइक 8-9-10 हजार का हो जाता है, दैट मींस आपको 10% का रिटर्न भी मिल जाता है सिर्फ, तो आपका टोटल यहाँ पे 13-14 हजार बन सकता है। दैट मींस 13 से 14% का रिटर्न आपको ये एक स्टॉक दे सकता है। तो डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है। TVS मोटर की काफी कम है, हीरो मोटो की भी इसके आसपास ही है, ठीक है। तो दैट इज पीयर से अच्छा कर रहा है, बढ़िया। अब बात आती है 5 इयर्स एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, उसमें भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है, अराउंड 20.8% के आसपास का है इसका। TVS मोटर का 9.5% है, हीरो मोटो का 22.68% है। तो हीरो मोटो इसमें थोड़ा सा आगे है, बट कह सकते हैं कि ठीक है। और जब बात आ रही है छोटी कंपनीज की तो इनकी काफी कम है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड भी कम थी इसकी, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसका काफी कम था। और लास्ट वाले का तो एक्चुअली लास्ट वाली काफी छोटी कंपनी है, वो 1500-1600 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, तो उसकी हम ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। 5 इयर्स का अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बजाज ऑटो की 21.85 है, TVS मोटर की 19.49
24.49 है एंड हीरो मोटो की 24.13 है। तो हीरो मोटो हमें थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता दिख रहा है काफी सेगमेंट्स में एंड टीवीएस मोटर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड बजाज ऑटो लाइक मीडियम है, ठीक है, एवरेज है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये टीवीएस मोटर की काफी ज्यादा है। एक्चुअली ये मेरे को भी नहीं पता है कि 313 क्यों आ रही है, एक बार चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ खराबी तो नहीं है। बट एस बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो 0.41 है और हीरो मोटो की ज्यादा है। तो ये हमने बात करी कि डेट कंपनी पे नहीं है, सो ये एक काफी पॉजिटिव चीज है। हीरो मोटो पे भी डेट है 3.78 की डेट टू इक्विटी रेशो है। दैट मींस कि हर 1 रुपए की इक्विटी के बदले इनका जो डेट है वो 3.78 रुपीज का है और टीवीएस मोटर का 313 है। दैट मींस 1 रुपए की इक्विटी के बदले इन्होंने 313 रुपए का डेट ले रखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, उसमें बजाज ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, 25.18% की है, टीवीएस की कम है, हीरो मोटो की भी ये कम है एंड लास्ट वाला तो मतलब उसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 5 इयर्स की अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो यहाँ पे बजाज ऑटो की कम है 9.04 है, टीवीएस मोटर की 14.07 है और हीरो मोटो की 0.44% है और ये लास्ट वाली कंपनी 240% है। आई गेस कोई शायद ईवी वगैरह का सीन ना हो इनका। तो यस यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि बजाज ऑटो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू पीयर्स। कई जगह पे हीरो मोटोकॉर्प आउट परफॉर्म कर रहा है बट हीरो मोटोकॉर्प में एक मेजर चीज जो आ गई वो आ गई डेट वाली कि इनका डेट है। तो यस अगर आप कंपनी जैसी प्रेफर करते हो जिनमें डेट हो और वो ग्रोथ अच्छी दिखा दें तो यस आप इसको कर सकते हो। बट अगर हमें ओवरऑल 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में फंडामेंटली कोई पिक लेनी है उसमें बजाज ऑटो एक काफी अच्छी पिक है फंडामेंटली, ठीक है, जो सारी चीजें हमने देख ली इससे। उसके अलावा लास्ट में जो है वो एबिटा ग्रोथ है तो वो भी बजाज ऑटो की, अब देखो बड़ी कंपनी की डेफिनेटली वो थोड़ी कम होगी तो इसकी 6.1% है और टीवीएस की 21.6% है। टीवीएस मोटर हमें बाकी काफी जगह पे लैग करता दिखा है। सो ओवरऑल जब हम इसका पूरा पीयर्स कंपैरिजन कर रहे हैं, फंडामेंटल्स देख रहे हैं, सारी फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, हमें एक चीज पता लग रही है, यस ऊपर से देखने में कंपनी अच्छी है। बाकी देखो आप जितना मर्जी डीप चले जाओ, आप पिछले 5-6 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, सब कुछ पढ़ो तो फिर आपको और पता लगेगा कंपनी के बारे में। बट जब हम ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं हमें लग रहा है कि यस कंपनी साउंड है यार, फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। बट अभी हमें क्या देखना पड़ेगा इसके बाद, टेक्निकल, बिकॉज टेक्निकल से हमें और चीजें पता लगेंगी कि क्या कह रहा है प्राइस का। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बड़ी वीडियो है बट इन्फॉर्मेशन भरकर है एंड कोई भी सुझाव है, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अगर आपने बाकी स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखे उनको भी जरूर देखिए, बहुत ज्यादा अच्छे से बना रखी है, बहुत ज्यादा रिसर्च करके बना रखी है। आपको आपकी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बिल्कुल 15 से 20 मिनट में, जो कि अगर आप एनुअल रिपोर्ट में पढ़ने जाओगे तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो इसलिए जाकर वीडियोस को जरूर से देखिए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि हम क्या इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। कोई सवाल है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो एंड वहां पे भी पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।